जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने गुप्त काल के बारे में पूरा प्रॉपर देखा था। गुप्त काल के बाद की चीज़ों को भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़े थे। ह्वेनसांग, हर्षवर्धन, ये सब पढ़े थे। आज हम लोग बेसिकली वहीं पे क्या करते हैं, हम लोग ने ये सब देखा था, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, कैसे त्रिपाटाइट यानी तीन तीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ और अंततः गुर्जर प्रतिहार सफल हुए। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार शॉर्ट में हर्षवर्धन को वापस रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन को वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ें पता रहती रहे। क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कई बार। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन में आप देखेंगे दो इनकी सूचनाओं के दो प्रमुख स्रोत हैं। हर्षवर्धन के काल की सूचनाओं के दो प्रमुख स्रोत हैं। एक तो है बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना, जो दरबारी कवि थे हर्ष के। और दूसरा थोड़ा बहुत कल्हड़ की राजतरंगिणी से भी पता चलता है। ठीक है, तो कल्हड़ की राजतरंगिणी से भी थोड़ा बहुत पता चलता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कई चीनी स्रोतों में भी इनका वर्णन है और इनकी जो राजधानी थी वो अंततः कन्नौज पर थी। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है। अब हम लोग बेसिकली आज स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोग का टारगेट है, हम लोग बेसिकली वास्तुकला और दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में देख लेते हैं, फिर वास्तुकला देखेंगे। तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, दक्षिण भारत में मेजरली आप देखोगे तीन राजा काफ़ी फेमस है, चोल, चालुक्य और पल्लव। ये तीनों थे। इसके नाम आपको पांड्य मिलते हैं, आपको वहीं पे छोटे छोटे चेदी, है ना, चेर, बहुत सारे राजा छोटे छोटे। देखिए, बेसिकली वही हुआ था कि छोटे छोटे कबीले या फिर जो बड़े राजा के सामंत थे, जब एक बड़ा राजा मर जाता था तो वो शक्ति की लड़ाई करते थे और छोटे छोटे एरिया पर कब्जा कर लेते थे। तो उसी तरह से बहुत सारे राजाओं का दक्षिण भारत में भी उदय हुआ। अभी तक मेनली हमने फोकस किया था उत्तर भारत। हमने देखा था कि दो बार, खासतौर पे मौर्य काल में चंद्रगुप्त सेकंड ने, और जो ये है आपका गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने पूरे भारत का एकीकरण करने का प्रयास किया था। अभी हम देखेंगे जब ये लोग सत्ता से हटे तो किस तरह से अलग अलग सत्ताएं अलग अलग क्षेत्रों में उत्पन्न हुई। ठीक है, तो अभी मैं सामने से हट रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग इसको देखिए स्क्रीन पे। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो जो दक्षिण भारत का इतिहास है, ठीक है, तो देखिए हम लोग हर बार की पढ़ाई हम लोग कैसे कर रहे थे, हम लोग सबसे पहले यही चेक कर रहे थे कि स्रोत क्या है इन जानकारी के, जो भी हम जानकारी पढ़ने वाले हैं उसके सोर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे थे साउथ इंडियन जो साउथ इंडियन पूरा जो आप कह सकते हो वहाँ पर जो डायनेस्टीज़ थी उनके सोर्सेस क्या हैं। तो देखिए, तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। संगम, ठीक है, ये 3 बार संगम हुए, ये 3 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। अब इसको समझिएगा। जैसे आपको पता होगा कि उत्तर भारत में क्या होती थी, संगीतियाँ, आपने देखा होगा, बौद्ध संगीति हुई, जैन संगीतियाँ हुई। ये बेसिकली क्या है, इनके जो धार्मिक लोग हैं वो आके एक जगह एकत्रित होकर, ठीक है, मिल रहे थे, डिस्कशन डिबेट कर रहे थे, कुछ साहित्य लिख रहे थे। और हम लोगों ने देखा उस काल के साहित्य का उस काल के जो जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वही सब साहित्य है। त्रिपिटक, अंगुत्तर निकाय में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 16 महाजनपदों का वर्णन है। ठीक है, हम लोगों ने वो सब देखा। तो इसी तरह से आप समझिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरह से आप सबको समझना है कि दक्षिण भारत में भी जो संगम होते थे, ठीक है, संगम होते थे यानी सम्मेलन, बेसिकली आप कह सकते हो सम्मेलन, समिट्स, जो वहाँ पे आप कह सकते हो कि जो कवि थे, जो लेखक थे, उनके जो समिट्स होते थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। तो 3 बार संगम हुए, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम। अब देखिए, बेसिकली पांड्य शासकों के संरक्षण में हुए। कहीं कहीं सोर्सेज में अलग अलग भी देता है, लेकिन आप पांड्य शासकों को टिक कर दीजिएगा। तो जो दक्षिण भारत के पांड्य शासक थे उनके संरक्षण में हुआ। देखिए, फर्स्ट संगम और थर्ड संगम के अध्यक्ष कौन थे, अगस्त ऋषि थे। इस बात को देखिए, अगस्त ऋषि, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के ना, फर्स्ट और सेकंड के कौन है, अगस्त ऋषि है। जबकि थर्ड के कौन थे, नकीरर, ठीक है, नकीरर थे। तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, मदुरई, फिर सेकंड हुआ था कपाटपुरम और थर्ड हुआ था फिर से मदुरई। तो मदुरई, कपाटपुरम, मदुरई। अब ये देखिए, आप चाहिए तो ट्रायंगल बना लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने बताया था कि एक टेबल बना लेनी है ऐसे, कहाँ पर अध्यक्ष कौन था, राजा कौन था।
ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी, आपको सीधे सीधे दिख जाएगा तो याद रहेगा, ठीक है। तो ये अब जब संगम में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, ये संगम हुए, इन संगमकालीन जो लेखक थे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो इनमें दो ग्रंथ बहुत फेमस हैं, दो ग्रंथ बहुत फेमस हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे एक है तोलकाप्पियम, दूसरा है शिल्पाधिकारम, है ना। अभी इसके बारे में बताता हूँ। शिल्पाधिकारम और तोलकाप्पियम दो हैं। तो पहले हम लोग तोलकाप्पियम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली देखिए, ये सेकंड संगम का एकमात्र अवशिष्ट है, मतलब एकमात्र सोर्स है सेकंड संगम के बाद का है। द्वितीय संगम के बाद का हम लोग को एक ही चीज़ पता चलती है, तोकाप्पियम के बारे में, ठीक है। लिखी किसने, यही देखिए, दो लोग थे ना यहाँ पर द्वितीय संगम में अध्यक्ष। एक तो अगस्त ऋषि थे ही जो मैंने बताया, जिनको आपको याद रखना है। एक थे तोकापियर, ठीक है, तोलकापियर लिखा हुआ है, तोकापियर लोग ऐसे बदल बदल के इंटरचेंज करके नाम पढ़ते हैं इनका। तो इन्होंने देखिए अपने नाम से तोलकापियर पियम, बस तोलकापियर ने तोलकाप्पियम ग्रंथ लिखा। तो सिमिलर मैच करते हुए आ जाएगा, उसको लिख दीजिएगा। बेसिकली ना यूपीएससी यूपीपीएससी में ज़्यादा चांस है मैच दो कॉलम पूछे, ठीक है। यूपीएससी में हो सकता है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट भी दे दे, ठीक है। तो इसको देखेंगे, तोलकाप्पियम किसने लिखी, तोलकापियर ने लिखी। अब ये कौन थे, इनके बारे में जानकारी की जरूरत नहीं कि ये ऋषि अगस्त के 12 योग शिष्यों में एक थे, बहुत मैटर नहीं करता है। आपको याद हो तो कर लीजिए, नहीं याद हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली व्याकरण ग्रंथ था, इसमें तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ था, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है तोलकाप्पियम। दूसरा आता है आपका शिल्पाधिकारम, ठीक है। अब शिल्पाधिकारम किसने लिखा, इलांगो आडिगल। तो ऐसे लिख लीजिए, ई शिल्पाधिकारम। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, देखिए चूंकि क्रैश कोर्स है, रिवीजन कोर्स है, तो मैं मान के चलूँ कि संगमकालीन आपको ये पता होगा कि शिल्पाधिकारम का सिक्कल मणिमेखलाई था। नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली संगम काल के दो प्रमुख और ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो ये हो गया आपका तोलकाप्पियम हो गया, आपको पता ही चल गया, ठीक है, तोलकाप्पियम के बारे में पता ही चल गया। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम भी ना संगमकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक स्थितियों के बारे में जानकारी देता है, जानकारी का बहुत प्रमुख स्रोत है। बेसिकली कहानी के माध्यम से बताया गया कि राजा कैसा था, वहाँ पे समाज कैसा था, समाज में वर्ग विभाजन था कि नहीं, स्त्रियों की दशा कैसी थी, ये सब बताते हैं। तो अब जनरली जब यूपीएससी यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछता है, शिल्पाधिकारम लिख देगा, नीचे लिख देगा मणिमेखलाई, और सामने दे देगा शिल्पाधिकारम के दे देगा सत्तनार, और मणिमेखलाई के सामने दे देगा इलांगो। अब यहीं पे आदमी क्या करता है, मान लेता है और स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ता और गलत हो जाता है, या फिर दो स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा संगम काल के संदर्भ में दो निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कह देगा इस काल का प्रमुख ग्रंथ शिल्पाधिकारम है जिसे सत्तनार ने लिखा है। दूसरा दे देगा दूसरा प्रमुख ग्रंथ तोलकाप्पियम है जिसे तोलकापियर ने लिखा है। तो आप कहोगे हाँ दोनों सही है, तो ध्यान में रखना है ना, आपको पता होगा। बस जो छोटी सी गलती है मैं वही बता रहा हूँ। शिल्पाधिकारम एस और एस मैच नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए। शिल्पाधिकारम इलांगो ने लिखा है, जैसे यही कन्फ्यूजन होती है कि इलांगो ने कौन सा लिखा है, मणिमेखलाई लिखा है कि शिल्पाधिकारम लिखा है। तो ध्यान रखना, इलांगो ने शिल्पाधिकारम लिखा है, एस और एस मैच नहीं कराना है, बस इतना दिमाग में रखोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। और मणिमेखलाई सत्तनार ने। अब इस शिल्पाधिकारम क्या है, संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, इलांगो ने कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी से संबंधित कहानी, बेसिकली प्रेम कथा का वर्णन किया, ठीक है। कोवलन और उसकी जो पत्नी है कन्नगी, उसकी प्रेम कथा का इसने वर्णन किया इलांगो ने शिल्पाधिकारम ग्रंथ में, उसी में सब समझाया। इसका सीक्वल यानी इसी के आगे क्या, यानी इन दोनों की जो बेटियां हुई, कोवलन और कन्नगी की जो बेटी हुई, अब नाम मुझे नहीं याद है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो बेटी हुई उसकी कहानी लिखी मणिमेखलाई लिखी गई। बेसिकली उसका नाम मणिमेखलाई ही था शायद, है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे श्योर नहीं है। तो मणिमेखलाई लिखी गई और इसे लिखा सत्तनार ने, ठीक है। तो इसने लिखा सिल्लई सत्तनार ने, तो सत्तनार याद रखना है और आपको इलांगो नाम रखना है। दो नाम आपको दिमाग में और रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख गया संगम काल, मतलब जो प्रमुख स्रोत हैं दक्षिण भारत के ज्ञान का, ठीक है। एक सेकंड, अब यहाँ पे मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। ये देखिए दक्षिण भारत में बेसिकली कुछ जो प्रमुख राज्य क्षेत्र थे, तो आप देखेंगे चोल का ये एरिया था, ठीक है, ये पूरा, है ना, ये पूरा एरिया चोल का था। आप देखोगे ये पांड्स का एरिया था, ये चेर का था। तो चोल, चेर, पांड, ये भी यहाँ के तीन पार्टी थे, तीन पार्टी, ये भी यहाँ पे लड़ते रहते थे आपस में। फिर आप देखोगे बीच में,
है ना, चोल चेर पांड्य। अब आप देखोगे बीच में और भी छोटे छोटे राज्य उदित हुए, ठीक है। तो जैसे कुटनाड, है ना, मतलब यहीं पे छोटे छोटे, जैसे चालुक्य, इधर इस साइड इस रीजन पे आए चालुक्य, ठीक है, इस रीजन पे आए चालुक्य, ठीक है। तो ये छोटे छोटे राज्य दक्षिण भारत में बेसिकली चोल चेर पांड्य ये 3 प्रमुख है। यहीं पर आए पल्लव, ठीक है, यहीं पर आए पल्लव, है ना, बस यही था, समय अलग अलग था, समय काल अलग अलग था। तो ये रीजन है बेसिकली दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीप है, यहाँ पर चोल चेर पांड्य और पल्लवों के बारे में हम लोग को जानकारी रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। जो यहाँ पर दी हुई है हम लोग केवल इतना ही फोकस करेंगे, जो चीज़ें छूट रही हैं वो मैं कवर करके बता दूंगा, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। जैसे अभी मैंने ये चीज़ें जो है आप देखोगे, यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर कला मैंने अलग से बेसिकली, है ना, यहाँ पर मैंने जो हम लोग का नितिन सिंघानिया है उससे मैं बेसिकली आपको बेसिक चीज़ें बता के फिर वहाँ पे ले जाऊँगा, ताकि चीज़ें समझ में भी आएँ। ऐसा ना हो कि एकदम हवा हवाई, है ना, पढ़ लिया हमने, जो यहाँ पे घटना चक्र में दिया लाइन बाय लाइन रीड नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो आपको परेशान नहीं होना है, एकदम कूल माइंड हो गए, बस बैठे रहिए, ठीक है, और लेक्चर देखते रहिए। तो ये आपको समझ में आ गया इन दोनों के बारे में, ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ठीक है, ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाँ, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ हम लोग प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग चोल वंश देख लेते हैं, ठीक है, जो वही मैंने कहा चोल चेर पांड्य, इन लोग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चोल के बारे में देखते हैं, तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था विजयालय, ठीक है। तो चोल वंश का संस्थापक कौन निकला? विजयालय निकला, ये दिमाग में रखना है। मैथ द कॉलम सीधे सीधे आता है, यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों में आता है। 4 ठो दे देगा, चोल, ठीक है, चालुक्य, है ना, पाल, और 1 ठो और कोई दे देगा, और मैच द कॉलम दे देगा ABCD मैच कराने को। तो चोल का कौन है दिमाग में रखना है? राष्ट्रकूट 1 ठो दे सकता है, ठीक है, तो 4 हो गया। तो चोल का है विजयालय, इसका संस्थापक है विजयालय, ये दिमाग में एकदम इंपॉर्टेंट है, रखना ही है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रमुख जो राजा थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक तो राजराज प्रथम था, ये दिमाग में रखिएगा कि राजराज प्रथम चोल से ही, मतलब चोल सम्राट था, ठीक है। इसका जो बेटा था, बेटवा राजेंद्र प्रथम, है ना। अभी राजेंद्र पूरा भारत ही जीत लिया ये भी, तो ये पहला ऐसा दक्षिण भारत राज्य था जो उत्तर तक जीता, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तर पूर्वी भारत पर भी गया पवित्र गंगा जल लाने, तो गंगा जल के लिए कहाँ कहाँ चला गया ये, ठीक है। पूरा श्रीलंका जीत गया ये। बंगाल की खाड़ी को बोलते थे चोल झील, चोल लेक बोलते थे बंगाल की खाड़ी को, तो पूरा वे ऑफ बंगाल जीत गया पूरा, ठीक है। इसी को मानते हैं कि ये चोल का सबसे शक्तिशाली शासक था, चोलों का सबसे शक्तिशाली राजेंद्र प्रथम था। चूंकि गंगा जीत गया तो इसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की, कि गंगा का चोल विजेता, क्योंकि भाई उत्तर पूर्वी भारत में पूरा ब्रह्मपुत्र पार कर गया ये गंगा जल लाने के लिए, है ना, कावेरी वेरी सब पार करके पहुंचा, तो गंगई कोंड चोल इसकी उपाधि मिली। और इसने गंगई कोंड चोलपुरम नई राजधानी बसाई, बेसिकली उसी विजय की लक्ष्य में। तो ये आपका प्रमुख है। कुलोत्तुंग मेरे हिसाब से प्रमुख नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये 2 आपको दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। और इसीलिए गंगई कोंड चोल मंदिर बनवाया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक जो है ना प्रमुख, अब ये हो गया, अभी हम लोग युद्ध के बारे में बाद में देखते हैं, ठीक है। चालुक्य, असल में इसमें थोड़ा सा चीज़ें ना बहुत अलग अलग दौड़ा के बनाई है, कहीं कुछ लिख दिया है कहीं कुछ लिख दिया है, तो वो कितनी बार भी पढ़ो तो एक बार आप लोग के लिए इकट्ठा लाने के लिए चीज़ें एक बार वापस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप पहले तो ये समझ गए कि चोल शासकों के बारे में आपने देख लिया कि चोल शासक स्थापना विजयालय ने, है ना। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम ऐसा ना हो कि देखो अब देखो कैसे दिया है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये पढ़ने के लिए आप खुद बैठ जाओगे पढ़ने तो आधा चीज़ हवा में उड़ेगा, ऐसे लगेगा कि क्या कर रहे हैं, कुछ लेखनी समझ में नहीं आ रही है। देखिए पहले यहाँ पे चोल के बारे में बताया, अचानक से तक्कोलम युद्ध के बारे में बता दिया, अचानक से यहाँ पे समिति बता दिया, फिर अचानक से पल्लव शासक शुरू कर दिया, ऐसे देखिए, फिर चालुक्य शुरू कर दिया, फिर यहीं पे अचानक से साहित्य एवं साहित्यकार दे दिया, मतलब शॉर्ट करने के चक्कर में कुछ भी दे दिया है। फिर अचानक से चोल प्रशासन के बारे में बता दिया, ठीक है। फिर पांड्य पे आ गए अचानक से, है ना, पांड्य पे आ गए, कुछ मतलब पता ही नहीं है। फिर आप देखोगे फिर साहित्य एवं साहित्यकार दे दिया, है ना। फिर यहाँ पे पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, सेन वंश, फिर उत्तर भारत पे वापस दे दिया, ठीक है। देखो फिर उत्तर भारत,
यहाँ पहुँच गया। तो बेसिकली सब इधर उधर करके दे दिया है ना। यहाँ पे देखो फिर से क्या किया है, धर्म के बारे में वापस बताने लगा, जो धर्म इतिहास संस्कृति है। तो हम लोग इसीलिए लाइन बाय लाइन चलते रहेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग ने पहले चोल इंपॉर्टेंट राजास के बारे में देख लिया कि कौन कौन से राजास थे। अब राजास का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, शासक बेसिकली, है ना। राजास अंग्रेजी मेरी ऐसी है थोड़ी, है ना, किंग बेसिकली। अब यहाँ पर देखिए चोल जो गवर्नमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यूपीएससी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बनता है, इस बार ही यूपीएससी ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चोल जो प्रशासन था यानी चोल जो गवर्नेंस था वो एक तो साम्राज्य होता था, जो पूरी डायनेस्टी थी, वो डायनेस्टी बहुत पार्ट में डिवाइड थी। तो एक था मंडलम, पहला होता था मंडलम, चोल मंडलम, ठीक है, यानी प्रांत। बेसिकली मान लो ये देश है इंडिया, तो इंडिया क्या होगा, कई राज्यों में भी डिवाइड होगा। तो बेसिकली मंडलम क्या थे, वही राज्य थे, ठीक है। मंडलम के नीचे आता था वलनाडु, ठीक है, वलनाडु यानी जो अभी वर्तमान में 4-5 जिले मिलके एक मंडल के अंदर आते हैं ना, ऐसे समझ लो वलनाडु। वलनाडु के अंदर आता था नाडु, है ना, नाडु। और नाडु मतलब होता था डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, डिस्ट्रिक्ट। और इसके अंदर आता था ग्राम सभाएं, ठीक है, तो ग्राम सभा। तो आप देखोगे इस तरह से चोलों ने अपने गवर्नेंस को भागा था। बेसिकली हम लोग ये मानते हैं ना कि चोलों ने स्थानीय प्रशासन, चोलों का स्थानीय स्वशासन बहुत ही अच्छा था। तो आप देखिए इस प्रकार से आप कह सकते हो लेयर इनका गवर्नेंस था, ठीक है, मल्टी लेवल प्लानिंग थी। तो साम्राज्य था, फिर मंडलम था, वलनाडु था, उसको कोट्टम भी कई बार कहते थे। बेसिकली आपको यही याद, ऑर्डर याद रखना है, मंडलम, वलनाडु, नाडु, ग्राम सभा। अब ये पता है, ये यूपीएससी यूपीपीसीएस में ये दे देगा ऐसे, देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा समझना। दे देगा वलनाडु, दे देगा जिला या नाडु, फिर दे देगा मंडलम, बोलेगा इनको ऑर्डर में लगाओ, कि ऊपर से मतलब घटते हुए क्रम में ऑर्डर लगाओ। तो मंडलम सबसे बड़ा, वलनाडु उससे छोटा, नाडु सबसे छोटा। इस तरह से आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये तरीका आपको दिमाग में ये रखना होगा। तो ये तो गया चोल के बारे में। अब जब चोल शासन खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, तो यहाँ पर देखो तक्कोलम का युद्ध हुआ, ठीक है। तो चोलों की हम लोग ने शुरुआत की, विजयालय ने स्थापना की, तक्कोलम का युद्ध हुआ, राष्ट्रकूट बनाम चोल, ठीक है, यानी कौन सा कृष्ण थर्ड राष्ट्रकूटों की ओर से लड़ा, परांतक प्रथम लड़ा चोलों की ओर से और हार गया। सीधी बात है, चोल हारे होंगे तभी तो चोल शासन, है ना। तो राष्ट्रकूटों ने क्या किया, तंजौर पर अधिकार कर लिया। तो तक्कोलम युद्ध आपको दिमाग में रखना है कि तक्कोलम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रकूट वर्सेस चोल के बीच हुआ था तक्कोलम युद्ध, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, यही जो चोल थे इन्होंने समितियों का निर्माण किया था, ठीक है, बहुत सारी समितियां बनाई थी देखभाल करने के लिए। तो आप देखोगे वारियम मतलब होता है समिति, ऐसे याद कर लो, वारियम, वारियम मतलब समिति। अब टोट्ट वारियम का मतलब उद्यान प्रशासन का कार्य जो देखता था। संवत्सर वारियम, संवत्सर बेसिकली विक्रम संवत ये सब पढ़े, तो यानी कैलेंडर के लिए समिति यानी वार्षिक समिति जो एनुअल कमेटी है वो है। एरी वारियम तालाब के लिए और पोन वारियम स्वर्ण के लिए। इतना याद नहीं रखना है, वारियम का मतलब समझिए समितियां थी, बस इतना दिमाग में रखना है। स्टेटमेंट ऐसे देगा यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में तो ये पूछेगा भी नहीं। दक्षिण भारत के क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहा है यूपीपीसीएस, ठीक है, नहीं के बराबर चांस है कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लेकिन यूपीएससी में चूंकि भाई पूरा भारत देता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो आपको वो चीज़ दिमाग में रखनी है। तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोलों का प्रशासन समितियों के माध्यम से शासित था, तो मार दीजिएगा टिक कि हाँ भाई शासित था, ठीक है। तो चोलों के बाद आते हैं पल्लव, ठीक है, पल्लव। एक बार, है ना, एक सेकंड मैं देख लूँ बस नीचे किस अरेंजमेंट में दिया है, कहीं इसको भी तो इस तरह से नहीं किया है, ठीक है, बस ठीक है। तो ये बिल्कुल ये यहीं पे दिया है। तो पल्लव शासक, अब पल्लव शासक हैं तो आपको पता होगा जो द्रविड़ वास्तुकला है इनका आरंभ मुख्यतः हम लोग मानते हैं पल्लवों ने ही स्टार्ट कर दिया था। वास्तुकला का आरंभ पल्लवों ने ही स्टार्ट कर दिया था, खासतौर पे संरचनात्मक मंदिर। आपको महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, बहुत सारे वर्मन लोग पल्लव में सुनाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक है सिंह विष्णु, ठीक है। तो इनका जो प्रमुख राजा है, ठीक है, तो वो कौन है, सिंह विष्णु। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। अब ये सब दिमाग में नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है इनके कुछ प्रमुख शासक थे, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन, है ना, परमेश्वर वर्मन और महेंद्र वर्मन। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है महामल्ल यानी मल्ल युद्ध में सबसे तेज नरसिंह वर्मन ने महामल्ल की उपाधि धारण की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चूंकि अभी मामल्लपुरम है ना, बेसिकली आपने सुने होंगे, तो आपको बताना है कि मामल्ला उपनाम किसका था। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि मामल्ला नाम से कौन सा चोल राजा जाना जाता था। ठीक है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और सॉरी, चोल राजा नहीं, पल्लव राजा, है ना। ये असल में इनके नाम ऐसे ऐसे है ना कि दिमाग खराब हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एकदम मतलब एक सेकेंड, मैं खुद देख लेता हूँ एक बार। हाँ, नरसिंहवर्मन यही है बेसिकली, मामल्ला इसको कहते हैं। और मामल्लपुरम आपको पता होगा जहाँ पे मोदी जी और शी जिनपिंग गए थे। ठीक है, तो ये आप देखिए नरसिंहवर्मन फर्स्ट। ठीक है, इसी को बोलते थे हम लोग, है ना। इसने लगभग 600 से 700 के बीच में शासन किया था। तो ये आपको दिमाग में रखना है पल्लव शासकों के बारे में। ठीक है, और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। यूपीपीसीएस में तो नहीं के बराबर चांस है पूछेगा, यूपीएससी में पूछने का चांसेस है। ठीक है, पूछता रहता है। अब अगला आता है चालुक्य। तो चालुक्य का रीजन आप लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, तो चालुक्यों के बारे में आप देखेंगे जो जानकारी है, बेसिकली बहुत सारे स्रोत हैं इनकी जानकारी का। एक तो है एहोल अभिलेख। ठीक है, एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शन, इसकी रचनाकर्ता कौन था? रवि कीर्ति। ठीक है, एहोल इंस्क्रिप्शन का रचनाकर्ता रवि कीर्ति था। देखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोग के लिए हार्श हो रहा होगा, मैं इस बात को मानता हूँ। क्यों हार्श हो रहा होगा? क्योंकि ये है ही ऐसा। इतने राजा छोटे छोटे कॉलोनी बसा लिए थे, क्या करेगा कोई? तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए तो काम बन जाएगा। ठीक है, एक बार एटलीस्ट सुन लेंगे। इस पार्ट से सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं। नहीं के बराबर मतलब आ गए तो बैड लक है बेसिकली। ठीक है, नहीं के बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी भाई आ गए तो क्या करेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी के लिए एक है ना, यूपीएससी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनमें रह गया होगा, ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले में यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट, जैसे कई सेक्शन ऐसे हैं, जैसे विजयनगर एम्पायर, है ना, कुछ अदर चीज़ें हैं, वो यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यूपीपीसीएस वाली क्लास में उसको डिस्कशन नहीं किया जाएगा। जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग वीडियो यूपीएससी और यूपीपीसीएस वालों को मिलेगा। तो जो इनके लिए एकदम अलग चीज़ें हैं वो हम लोग वहाँ पर अलग अलग वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, लगभग हम लोग सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे, हम लोग एक भी चीज़ छोड़ के नहीं जाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखिएगा। तो जो चालुक्य हैं, चालुक्यों का आप देखोगे एहोल इंस्क्रिप्शन, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी, इनके बारे में जानकारी देता है खास तौर पे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसका संस्थापक कौन था? पहले यही याद रखना है, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन फर्स्ट इसका संस्थापक था। ठीक है, चालुक्यों का। अच्छा, लेकिन जो सेकंड था वो सबसे योग्य और शक्तिशाली था। बेसिकली पहला राजा सीधी बात है जीतेगा, उसका बेटवा रहेगा तो वो और ज़्यादा कोशिश करेगा जीतने की। हमेशा आप देखेंगे कि दूसरे तीसरे राजा ही सबसे शक्तिशाली रहे हैं। ठीक है, और इसने यही जो पुलकेशिन सेकंड था, इसी ने होल इंस्क्रिप्शन लगवाया, और ये महिलाओं की नियुक्ति उच्च पदों पर भी किया था। तो ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, कि महिलाओं की नियुक्ति उच्च पदों पर कौन सा राजवंश कर देता था? चालुक्य राजवंश। ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे अगला आता है पांड्य। ठीक है, तो चोल हो गया, पांड्य हो गया, पल्लव हो गया, चालुक्य हो गया। तो पांड्य राज्य ये वेंगी नदी के बेसिकली किनारे थे। ठीक है, इनकी राजधानी मदुरई थी, मदुरई के पांड्य बोलते भी थे। और हम लोग ने देखा कि संगम शासन, जो संगम बैठकें हुई, वो बेसिकली संगम का मतलब ही है बैठकें, लेकिन आप ऐसे समझिए संगम बैठकें हुई वो पांड्य शासकों के अधीन हुई। ठीक है, तो ये दिमाग रहेगा। इसका एक प्रमुख शासक था जयंत वर्मन, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण इसने कराया था। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि पांड्य राज्य बेसिकली, ठीक है ना, उस समय जब उत्तर भारत में गुप्त का राज्य चल रहा था, तो वो यहाँ पर थे, पांड्य राज्य यहाँ पर थे। तो चोल चेर पांड्य के बारे में थोड़ा थोड़ा हो गया, इससे ज़्यादा की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक बार, ये हो गया था अभी स्थापत्य कला पढ़ने से पहले यहाँ कर उत्तर भारत में पूर्व मध्यकाल के कुछ राजाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग जो इंपॉर्टेंट साहित्य एवं साहित्यकार है, देखिए ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। पहले राजाओं के बारे में देख लेते हैं, फिर साहित्य एवं साहित्यकारों के बारे में देख लेंगे इकट्ठे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, फिर ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। फिर धर्म देखेंगे शॉर्ट में,
जो छोटी चीज़ें रह गई थी जो मैंने कहा था बताऊंगा। तो धर्म देख लेंगे शॉर्ट में, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे आपका वास्तुकला के माध्यम से सीधे खत्म करेंगे। तो हमें बेसिकली 3-4 टॉपिक्स आज देखने हैं 10-10 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, 10-10 मिनट में देखने हैं। तो अभी हम लोग पहला देख लेते हैं पूर्व मध्यकाल में, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में ये आपका दिखेगा पाल वंश। तो पाल वंश का शासन किधर था, तो मैं ये भारत का एक बार मैप अगर बनाऊँ, ठीक है, तो ये इधर मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में पाल वंश का शासक था, ठीक है, पाल वंश का शासन था, ठीक है। इसी के बाद आए सेन वंश, सेन, ठीक है। अच्छा, नाम भी पता है सेन, अगर मान लो पूछ दे कि सेन किस क्षेत्र में शासन करते थे या सेन वंश का शासन भारत के किस क्षेत्र में था, तो बता ही दोगे कि सेन बेसिकली, है ना, वहीं के लोग हैं, उन्हीं लोगों के जो नाम का उपनाम होता है वो सेन होता है। तो अब पहले पाल वंश देख लेते हैं। पाल वंश, गोपाल इनका संस्थापक था, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। संस्थापक कौन थे ये, लगभग इंपॉर्टेंट है। प्रमुख थे धर्मपाल, देवपाल, ये लोग प्रमुख थे, ठीक है। बौद्ध थे। अब देखिए ये क्वेश्चन देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि यार, अब लोग कहते हैं सर जो है प्री के लिए क्या पढ़े, मेंस के लिए क्या पढ़ें। बेसिकली देखो यही अप्रोच के कारण मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि पाल वंश ने बौद्ध धर्म की जो है वृद्धि के लिए क्या किया, मैंने ये चीज़ भूल गया। प्री के लिए पढ़ा था, दिमाग में था धर्मपाल, ऐसा भी आता था देवपाल, बाहरमा निकलते याद आ गया, एग्जाम में नहीं याद है, एग्जाम में गलत करके आ गया। तो ये आप लोगों को भी अप्रोच रखनी है, ऐसा नहीं कि जो प्री के लिए पढ़ाया जा रहा है आपको मेंस में काम नहीं आएगा। यूज करो ना, आंसर राइटिंग करनी है मेंस में तो, और थोड़ा ना कुछ करना है, मेंस में तो आंसर राइटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे, अच्छा, और आंसर राइटिंग के सपोर्ट के लिए आप चाहिए तो ध्रुव बैच, है ना, 7 तारीख से स्टार्ट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाल वंश, है ना, और पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये है बेसिकली विक्रम, जो दूसरा राजा था इनका धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल था, ये है, इनकी जानकारी करेगा खालिमपुर लेक। तो खालिमपुर लेक बेसिकली ये आगे लिखा हुआ था, मैंने इसको देखिए इन लोगों ने बहुत भटका के दिया, बहुत भटका के, मतलब आप पढ़ेंगे आपका दिमाग खराब। देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दे दिया है, धर्मपाल संबंधित लेख है। अब जो इंसान यहाँ पढ़ेगा यहीं मिल जाए तो काम चल जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो सब एक जगह करने में हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली किताब में कंटेंट ठीक है लेकिन ठीक तरह से नहीं है ना। जो बनाए हैं किताब, जहाँ मुझे लग रहा है जहाँ जो चीज़ याद आई वहीं वो चीज़ लिख दिया, ठीक है। तो इस मामले में काफ़ी थोड़ी इरिटेटिंग पड़ जाती है किताब, लेकिन ठीक है, हम लोग एज अ बेसिक सोर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, न कि हम लोग ये किताब रीड कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी सभी लोग को कि हम लोग इसको एज अ बेसिक सोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सीधे हम लोग मतलब रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो धर्मपाल जो है ना, पाल वंश का जो एक प्रमुख राजा था, इसमें आप देखेंगे इसने परम सौगत नाम अपना रखा था, ठीक है, लेखों में इसका नाम मिलता है परम सौगत, है ना। अच्छा, इन्हीं पाल वंश के शासकों को अरबी लेखकों ने, जो अरबी लेखक थे, उसको रूहमा नाम दिया है, ठीक है, रूहमा नाम दिया है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूहमा कहते थे अरबी जो लेखक थे वो, ठीक है। फिर अगला आता है देवपाल। देवपाल बेसिकली क्या था, बौद्ध धर्म का महत्व यही था, ये भी दोनों ही बेसिकली बौद्ध ही आप देखेंगे, है ना। और नालंदा में इसने बौद्ध विहार बनवाने हेतु दान दिया। तो जानते हैं ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए, कि निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने हेतु बालपुत्र देव के अनुरोध पर, और बालपुत्र देव कहाँ है, बेसिकली जावा का शासक है, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का शासक, शैलेंद्र वंशी शासक, बालपुत्र देव के अनुरोध पर 5 गांव दान में दिए। तो किस शासक ने, ध्यान में रखना है, देवपाल ने दिए। ऑप्शन गोपाल, धर्मपाल, ये सब देवपाल दे देगा, धर्मेंद्र दे देगा, ध्यान में रखिएगा, ऐसे गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि देवपाल ने दान दिया था। तो ये हो गया पाल वंश, जो कि पूर्वी भारत में थे। पाल वंश के बाद बेसिकली ये सब आए सेन वंश। इसका संस्थापक कौन था, सामंत सेन। तो ये दिमाग में रखना है, सामंत सेन। अच्छा, यूपीएससी वाले मत ध्यान में रखें, अब ये सब यूपीएससी में कभी इतना घुस के नहीं पूछा है आज तक, कभी नहीं पूछा, ना पूछेगा, क्योंकि उनके पास पूरा भारत है कवर करने को ना। तो यूपी पीसीएस वाले लोग ये थोड़ा सा सुन लेंगे, ठीक है। तो इसके ये जो आए सेन वंश, और सेन वंश के 2 प्रमुख कौन से, लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन। तो आप इस बात को दिख जाएगा, ठीक है, कि पाल के बाद आए सेन, बस इतना दिमाग में रखिए और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, उत्तर भारत की मैं वापिस बात करूँ, ठीक है, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत। तो यहाँ